साथियों नमस्कार। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश के अंदर पत्रकारिता के ऊपर इस तरह के हमले पहली बार हो रहे हैं। देश के अंदर पत्रकारों की अभिव्यक्ति या पत्रकारों के ऊपर इस तरह के हमले, राजनीतिक हमले होने का एक इतिहास रहा है आज़ादी के बाद से ही। चाहे मजरू सुल्तानपुरी की गिरफ्तारी हो, जेल जाना हो, आपातकाल रहा हो, ऐसे बहुत से उदाहरण हमको मिल जाते हैं। लेकिन समस्या तब हुई जब 2014 के बाद केंद्र में विरोधी विचारधारा की एक सरकार आती है और इसके बाद मीडिया लगभग दो खेमों में बंट जाता है। हालांकि यहां पर यह मीडिया के अंदर जो बदलाव आया है, यह बदलाव वैचारिक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि 2014 आते आते सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो चुकी थी कि पत्रकार चाहकर भी जो एक एजेंडा या जो एक नैरेटिव सेट करते हैं, वह नैरेटिव बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहा था और बहुत से पत्रकार इस बात को समझ चुके थे। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि मीडिया के अंदर उपभोक्तावादी दौर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मीडिया हाउसेस ने और पत्रकारों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए भी पक्ष और विपक्ष राजनीतिक दलों का करने की जो एक प्रवृत्ति है उसे आगे बढ़ाया है। बहरहाल इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। दरअसल साथियों, यह जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी गठबंधन बना है, इसके द्वारा जो पत्रकारों के बहिष्कार की बात कही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण मैं देख रहा हूं कि पिछले एक दशक पे जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के द्वारा रणनीतिक तौर पर मीडिया के में आकर के पूर्व की सरकारों की घेराबंदी की है, उनके कुकर्मों की कलाई खोलनी शुरू की है, उससे कहीं ना कहीं जनता के सामने मीडिया पर आकर जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, उनके प्रवक्ता जवाब देने में असहज महसूस कर रहे थे। बहुत स्थिति तक इन घटक दलों के प्रवक्ता जब भी कोई बात कहते थे तो वह मीडिया हाउस के पत्रकार उनके पूर्व के कर्मों को सामने ला करके उनके बयानों को विरोधाभासी साबित कर देते थे। ऐसी स्थिति में जो उनके पुराने कुकर्म थे वो सामने आ रहे थे और जनता को पिछले कर्मों के उनके बारे में पता चल रहा था। इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा था। दूसरी बात, इंडिया अलायंस के घटक दल यह भी आरोप लगाते हैं कि मीडिया हिंदू मुस्लिम करके यह बात कहता है। लेकिन साथियों, मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यदि सरकार विरोधी दलों को ऐसा महसूस होता है कि मीडिया हाउस के द्वारा हिंदू मुस्लिम की डिबेट करा करके इस तरह के काम करते हैं, तो आप अपने तर्कों से उनकी बात को गलत साबित कीजिए, खंडन कीजिए और सही बात कीजिए। और रही बात यह हिंदू मुस्लिम करने का मौका भी तो आप लोगों ने ही भाजपा को दिया या सरकार को दिया है। जब आप एक तरफ अपने आप को सेकुलर कहते हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे धार्मिक आधार पर बने दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, एक राज्य में आप सेकुलर पार्टियों के साथ होते हैं, दूसरी तरफ आप इन धार्मिक दलों के आधार पर धार्मिक आधार पर बने दलों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो आपकी स्थिति कहीं ना कहीं एक संदिग्ध प्रतीत होती है और आप खुद अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। इंडी गठबंधन के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है पत्रकारों के बहिष्कार का, इसके पीछे लेफ्टिस्ट मीडिया या कुछ पत्रकारों की सोच भी हो सकती है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो राइट विंग के विरोधी मीडिया के अलंबरदार हैं उनमें रवीश कुमार के द्वारा हाल ही में एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में उन्होंने जो कुछ कहा उसका लबोलबाब यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी गठबंधन तैयार हो रहा है, जो विपक्ष है उसको सत्ता पक्ष के साथ साथ मीडिया से भी लड़ना होगा। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या रवीश कुमार के इस ट्वीट को ही इंडी गठबंधन फॉलो कर रहा है? क्या इंडी गठबंधन के पीछे कुछ पत्रकारों का दिमाग काम कर रहा है? हो सकता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन ने इसको सिर्फ एक रणनीतिक चाल के तौर पे देखा हो, वह बहुत अधिक कुछ कार्रवाई करने का मन
पत्रकारों के खिलाफ ना बनाया हो। इंडिया अलायंस चाहती है कि आगामी चुनाव में जो मीडिया है वह सरकार के पक्ष में बहुत कुछ ना बोले और वह अपने आप को मर्यादित कर ले। तो ऐसी स्थिति में समय रहते उन्होंने ये बाइकआउट की बात कही है और इस बाइकआउट के कहने से इंडिया अलायंस गठबंधन के घटक दल पत्रकारों के ऊपर, जिनका इन्होंने नाम लिया है, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं। देखिए साथियों, मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कह देता हूं, कोई भी मीडिया हाउस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मीडिया हाउस सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक पत्रकार उनके लिए कमाई का जरिया है, वह पत्रकार के साथ खड़े हैं। जिस दिन पत्रकार फंस जाएगा, भले ही उनका पत्रकार निर्दोष हो, वह पल्ला झाड़ देते हैं। अभी तक का इतिहास अधिकांशतः यही बताता है कि हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस है उसके द्वारा मीडिया हाउस से सेटिंग हो चुकी हो पर्दे के पीछे, और उस सेटिंग की एवज में इन पत्रकारों को संस्थान से बाहर करने की बात चल रही हो। लेकिन बाहर किस आधार पर किया जाए, तो वह आधार हो सकता है इंडिया अलायंस के द्वारा इस सूची को जारी करके दे दिया हो, और इस सूची के बाद मीडिया हाउस के द्वारा इन पत्रकारों के सामने एक अल्टीमेट, एक नोटिस या बात कह दी जाए कि भाई या तो आप एक इन जो विरोधी घटक दल है और गठबंधन उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रचार करना बंद कर दीजिए, वरना आप चैनल छोड़ दीजिए। है कि मुझे नहीं लगता है कि इस सूची को लेकर सभी घटक दल सहमत होंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे भी दल हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत तवज्जो देते हैं। हालांकि साथियों, अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र पत्रकारिता की बात राहुल गांधी भी कहते रहे हैं, लेकिन जब इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस की जानकारी में यह सूची जारी हुई है, तो इससे राहुल गांधी की लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का जो ढिंढोरा पीटा जाता है, उसकी हवा निकल गई है। तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत दुखद बात है। यदि इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लागू किया गया है, तो यहां पत्रकारों के ऊपर, स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर एक संकट भी खड़ा हो सकता है। यह बात आगे चलकर दो धड़ों में बटेगी। देश में जिन राज्यों में भाजपा या भाजपा समर्थित दलों की सरकारें हैं, वहां पर जो सत्ता विरोधी पत्रकार होंगे, उनके ऊपर संकट आ सकता है या उनके लिए काम करना मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं जिन राज्यों में भाजपा और भाजपा समर्थक दलों की विरोधी सरकारें हैं, वहां पर जो उनके विरोधी पत्रकार हैं, उन्हें काम करना मुश्किल हो सकता है। इसकी बानगी हमें पीछे भी मिलनी शुरू हो गई है, जब शायद राजस्थान या छत्तीसगढ़ में अमन चोपड़ा के खिलाफ, अमीश देवगन के खिलाफ, हाल ही में कर्नाटक में सुधीर चौधरी के खिलाफ, और वहीं भावना किशोर को तो लगभग पंजाब में गिरफ्तार ही करा दिया गया मान सरकार के द्वारा। तो यह पत्रकारों के ऊपर इस तरह का एक दबाव बनाएंगे कि या तो उनके मन मुताबिक काम कीजिए या फिर आपकी गिरफ्तारी या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल यह भी उठता है कि पत्रकारों की जो समर्थक संस्थाएं हैं, जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया वगैरह है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वह क्या करेंगी? तो साथियों, यह मेरा सिर्फ यही कहना है कि वह पत्रकारों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर सकती हैं। अभी तक आप उठा के देखिए, राष्ट्रीय स्तर के प्रेस क्लब या इस तरह की संस्थाओं से लेकर नीचे के स्तर के प्रेस क्लब तक उठा के देखिए, वह चंद लोगों के कब्जे होते हैं और वह अपने हित के लिए पूरे प्रेस क्लब को आगे बढ़ाकर अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेता, बड़े स्तर पर बड़े नेता और सरकारें इन संस्थाओं के मठाधीशों को एक असली पत्रकार होने का, बड़ा पत्रकार होने का तमगा देती है और इसी का फायदा उठाते हैं। और जब पत्रकारों को इनकी जरूरत होती है, अधिकांश मौकों पर यह लोग लगभग अपनी भूमिका से पीछे ही हटते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पे एक बात यह भी कही जा रही है कि ये जो कार्रवाई या जो बायकॉट की बात है, ये सिर्फ उन पत्रकारों के खिलाफ है जो सनातन और हिंदू
लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के बातें करते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि पत्रकारिता के अंदर उपभोक्तावादी दौर बहुत हावी हो चुका है। तो कोई पत्रकार सनातन समर्थक है, सनातन विरोधी है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख सकता हूं। यदि कोई पत्रकार सनातन समर्थन की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि उसको सनातन के पक्ष में बात कहने से फायदा होता है, उसे उससे लाभ होता है। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति सनातन विरोध की बात करता है, तुष्टीकरण की बात करता है, तो इससे उसको फायदा होता है। साथ ही मैं आपको बताता हूं, जो अभी सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर कर्नाटक में हुई है गैर जमानती धाराओं में, वह सुधीर चौधरी के द्वारा अपने एक कार्यक्रम में एक खबर चलाई और खबर में कहा कि कर्नाटक सरकार जो एक पॉलिसी एक नीति लाई है पब्लिक कल्याण के लिए, उसमें हिंदुओं के लिए कोई सब्सिडी नहीं है और उसके लिए जो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए ही सब्सिडी का आधार है। हालांकि बाद में सरकार ने ये सफाई दी और जो बात पता चला वो गलत थी, इसलिए एफआईआर यहां पर हुई। लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय प्रगति मैदान या दिल्ली में किसानों की आड़ में हुड़दंगियों ने, अराजक तत्वों ने क्या माहौल पैदा किया था। पूरी दिल्ली से कानून व्यवस्था ठप हो चुकी थी, दिल्ली लगभग बंधक थी। ऐसे समय से पूरा देश सुरक्षा की दृष्टि से बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था। कोई भी एक गलत खबर, गलत बयानबाजी देश के अंदर बवाल मचा सकती थी। ऐसी स्थिति में राजदीप सरदेसाई, जो देश के बड़े पत्रकारों में माने जाते हैं, उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना आचरण करते हुए एक ट्वीट किया गया कि पुलिस की गोली से किसान मर गया है। आप लगाइए कि यह बयान देश के अंदर क्या हालात पैदा कर सकता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया या एफआईआर तक नहीं हुई। तो सरकारों को पत्रकारों के खिलाफ जो नजरिया है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसको त्याग देना चाहिए। और यदि पत्रकार हित, आर्थिक, राजनीतिक हित के लिए किसी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो यह भी बिल्कुल गलत है, उचित कतई भी नहीं है। तो साथियों, अब देखना यह है कि इंडी गठबंधन के द्वारा जो यह फैसला लिया गया है पत्रकारों को बहिष्कार का, यह कहां तक जाता है और ये आगे और कितना बढ़ता है चुके हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।